परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज शुक्ला और आ गया हूं आज एक और नए वीडियो के साथ। चलिए वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन IIT ISM धनबाद जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे हो चुका है। तो चलिए वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं IIT रुड़की का जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था आपको 14 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो वो पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप कोई भी IIT का तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT कानपुर हो गया, IIT आपको तिरुपति हो गया, IIT मंडी हो गया, NIT राउरकेला हो गया, NIT दुर्गापुर हो गया, ये सब का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, रिसेंट में अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप उसमें कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको हो गया जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट वगैरह पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल होगा, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल होगा, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, स्ट्रेटजी वीडियो होगा, RTI रिप्लाई, अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि IIT का प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहें और आपका तैयारी 100% हो। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेटजी जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका 100% रिजल्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे IIT रुड़की का पेपर के बारे में। ठीक है ना, तो पेपर में जाने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है ना, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आप एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए पेपर में सबसे पहले देखिए, इसमें सारा जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट का पेपर होता है, कोई भी IIT या NIT का या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है ना, उसमें तो सबसे पहले टाइपिंग आपको होता ही है। टाइपिंग का प्रैक्टिस आपको, अगर इन पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। ठीक है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सफल होना चाह रहे हैं तो टाइपिंग एकदम मस्ट है, टाइपिंग का आपको कंटिन्यू रखना है। और IIT की एक और बात है कि IIT में टाइपिंग की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे SSC वगैरह में हो गया तो आपको टाइपिंग की स्पीड 30 to 35 वर्ड पर मिनट या उससे 27 वर्ड पर मिनट भी चाहिए होता है SSC वगैरह के कुछ पोस्ट के लिए। लेकिन अगर IIT कर रहे हैं तो कुछ IIT को छोड़कर सारे IIT में आपको टाइपिंग स्पीड जूनियर असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होगा। तो टाइपिंग का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है ना, तो बोर नहीं होना है और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें टोटल 2 सेक्शन है, तो आज हम केवल सेक्शन 1 बात करेंगे, उसके आगे सेक्शन 2 अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी सारे IITs का पेपर जो अभी हाल फिलहाल 2-4 साल 5 साल के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उसका सारा पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है ना, तो आज देखिए, चलिए सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि ये सब सारा इंस्ट्रक्शन मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, आपको MR शीट पे पेपर हुआ था। ठीक है, और 1 नंबर आपको 1 मार्क आपको पॉजिटिव आंसर मैंने सही आंसर के लिए मिलेगा और 1/3 इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेगा। तो चलिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो ठीक है, सेक्शन 1 में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज तो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक पैसेज पढ़ना है और पैसेज को देख के ही आंसर ढूंढना है। तो ये काफ़ी ईजी है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसेज के लिए देखिए, आप पढ़ के इसका 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप पैसेज देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। अ वेल ड्रेस्ड यंग मैन एंटर्ड अ बिग टेक्सटाइल शॉप वन इवनिंग। इसके बाद पूरा पैसेज पढ़ के द यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड। देखिएगा, ये सब सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, जहाँ से करने लायक है मैं वो सब बता दे रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन पैसेज से देख के डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
जैसे रिलेटेड काट से जैसे रिलेटेड है व्हील, तो शोल्डर किस चीज़ से, व्हील से जैसे रिलेटेड है काट, तो शोल्डर किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो जैसे काट में व्हील होता है, हर एक काट में व्हील होता है, तो इसमें आप देखिए आंसर लगाया हुआ है। शोल्डर कहाँ पे होते हैं, कांस्टेबल में नहीं होते हैं, वार में नहीं होते हैं, आर्मी में शोल्डर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, 6 का आंसर होगा बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, क्लोथ इज टू मिल, माने मिल, क्लोथ जैसे मिल से रिलेटेड है वैसे न्यूज़पेपर क्या चीज़ से रिलेटेड होगा। तो देखिए मिल में क्लॉथ बनता है, ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर कहाँ पे बनता है, एडिटर में नहीं बनता है, पेपर में नहीं बनता है, रीडर में नहीं बनता है, प्रेस में न्यूज़पेपर बनता है। जैसे मिल में क्लॉथ बनता है तो वहाँ पे प्रेस में आपको न्यूज़पेपर बनता है, छपता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 8, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द बोल्ड वर्ड इन द क्वेश्चन 8-9। मतलब जो बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है उसमें आपको सिनोनिम माने उसका सेम मीनिंग जो है उसका ढूंढना है, ठीक है ना। तो एक बार एक सेंटेंस पढ़ लीजिएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर एट द रिपब्लिक डे पैरेड वाज टर्स, प्लेन एंड फोर्सिबल। तो स्पीच जो दिया गया था, टर्स का मतलब होता है आपको ब्रीफ या प्रिसाइज। टर्स का मतलब क्या होता है, ब्रीफ। टर्स माने होता है माने छोटा सा संक्षिप्त उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो गया आपको ब्रीफ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे आ सकते हैं। टाइम हमारे पास, टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ देखिए कॉम्बैट, ऐसे आप एक बार पढ़ लेना सेंटेंस, पूरा सेंटेंस पढ़ लेना। ड्यू टू द थेरेपीज शी हैज़ बीन अंडरगोइंग हर बॉडी, ड्यू टू द थेरेपीज शी हैज़ बीन अंडरगोइंग हर बॉडी इज टू वीक टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन एनी मोर। माने कॉम्बैट माने होता है फाइट, माने थेरेपीज के कारण उसकी बॉडी कमज़ोर हो चुकी है, इसके कारण बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत, उसका बॉडी बहुत कमज़ोर है। तो कॉम्बैट मतलब होता है फाइट, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें आपको क्या करना है, जो हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में है आपको एंटोनीम इसका बताना है, ठीक है ना। जो बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है उसका 10 से 12 में आपको एंटोनीम बताना है। तो देखिए, हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच वाज अपलॉडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ ऑडियंस। अपलॉडेड, अपलॉड मतलब होता है ताली बजाकर स्वागत करना या अप्रूव करना। अपलॉड मतलब होता है ताली बजाकर या समर्थन करना, उस टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो उसका ये एंटोनिम क्या होगा, देखिए ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं। अपलॉड मैंने ताली बजाकर अप्रूव करना, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 10 का ऑप्शन ए हो गया डिसअप्रूव करना, ठीक है। 10 का हो गया डिसअप्रूव करना। अपलॉड मैंने ताली बजाकर समर्थन करना, तो उसका डिसअप्रूव करना 10th का हो गया। 11th का हो गया, इन एंशियंट इंडिया स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर टू मैटरनल ग्रोथ, ठीक है। तो मैटरनल ग्रोथ मतलब मातृत्व ग्रोथ, माने पॉलिटिकल पावर और मैटरनल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ मतलब हो गया आपको जैसे कि या जैसे धन संपत्ति बढ़ाना, इस टाइप के चीज़ों को मटेरियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पावर, स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन, जैसे अभी के लोगों में क्या है, पैसे या ये सब हो गया, पैसे बढ़ाना, धन संपत्ति बढ़ाना, उस सबको मटेरियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले के टाइम में ज़्यादा नहीं था, तो अभी के टाइम में ज़्यादा हो गया। तो मटेरियल का आपका हो गया एंटोनिम आपको हो गया स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। तो 11 का हो गया एंटोनिम, मटेरियल का एंटोनिम हो गया स्पिरिचुअल, ठीक है। अब 12th हो गया, आई एम स्टिल ड्यूबियस अबाउट दैट प्लान। तो ड्यूबियस मतलब होता है डाउटफुल, माने संदेहात्मक, संदेहास्पद। आई एम स्टिल ड्यूबियस अबाउट द प्लान, माने अभी भी मुझे संदेह है प्लान के बारे में, ठीक है। ड्यूबियस माने संदेह, संदेहास्पद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम हो गया आपको
ड्यूबियस का उल्टा हो गया, संदेह का उल्टा हो गया सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, ये हो गया आपको 12th नंबर का आंसर। 12th का हो गया आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, सर्टेन। ड्यूबियस का एंटोनिम सर्टेन। अब 13 में आते हैं। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं कमेंट में आपको उसको पूरा डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, या जिस भी प्रकार से होगा मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी आईआईटी का पेपर है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं या कमेंट में मेरे मेल पे मेल कर सकते हैं, मैं उसको डिस्कस कर दूँगा अगर आप मुझे डिस्कस करने के लिए कमेंट में बताते हैं तो। ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई भी आईआईटी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं surajshukla240@gmail.com पे। ठीक है, थैंक यू। चलिए अच्छा, अब 13 क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑटोमन सीजन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन मंडे। इसमें क्या करना है, जो पार्ट अंडरलाइंड है उसको सुधारना है, उसको सही करना है। तो ऑटोमन सीजन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सीजन तो नहीं होगा, ऑटोमन सीजन सेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में सीजन तो नहीं होता है। पार्लियामेंट में सेशन का स्पेलिंग गलत है, ये मिशन तो होगा नहीं, सेशन। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, तो यहाँ पे सेशन होगा, ऑटोमन सेशन। अच्छा, इसमें 14th नंबर में, अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम और फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। ठीक है ना, अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम और फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। तो 14 का यहाँ पे आंसर ये गलत लगाया हुआ है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा अनलेस द सिस्टम इज मॉडिफाइड और फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र। तो अनलेस द सिस्टम इज मॉडिफाइड और फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र, ये आपको करेक्ट होगा। ठीक है ना। इसमें 14th का हो गया आपको सी, 14th का सी, इसमें डी गलत लगाया हुआ है। अब चलिए 15th में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आसान रहता है। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप 100 में आप 80+, 85+ आसानी से, 85+ भी आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना, और इसी टाइप से, इसी बेसिस पे तैयारी करें, क्वेश्चंस का लेवल देख के तैयारी करें। हालांकि अभी मैं और भी बहुत सारे आईआईटीज़ का और एनआईटीज़ का क्वेश्चंस लाने वाला हूं। अभी मैं आईआईटी, इसके बाद आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आईआईटी आईएसएम धनबाद का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद जो है उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट का, एनआईटी जमशेदपुर का अगर हाल फिलहाल में हुआ है, अगर उसका अवेलेबल हो पाता है तो उसका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है ना। तो चलिए अब 15 नंबर में, आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसका आपको हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है ना। 15 हो गया। अब देखिए 16 मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो मैथ तो काफ़ी आसान है इसमें, तो मैं इसको एक बार ऐसे ही ओरली बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर उससे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखिए इसमें 16, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज 72, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इसको कैसे करना है, 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मान लीजिए कि पहला मल्टीपल 3 का है x, ठीक है ना। तो 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल हैं, तो उसका अगला मल्टीपल होगा x + 3, फिर उसका अगला मल्टीपल हो गया x + 3 + 3 मीन्स x + 6। तो तीनों को ऐड करेंगे, x + x + 3 + x + 6 = 72। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा तीनों में, x + 6। तो वहाँ पे आप करिएगा तो मुझे लगता है कि 27 ही आंसर आएगा। ठीक है ना।
16 हो गया। अब 17th हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15, टू फ्रैक्शन इज 14/15 एंड देयर कोशिएंट इज 35/20, द ग्रेटर फ्रैक्शन इज। तो कैसे कंसीडर करते हैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन हम मान लेते हैं x है, सेकेंड फ्रैक्शन हम मान लेते हैं y है। तो प्रोडक्ट लिखा है 14/15, इसका मतलब हुआ x इंटू वाई इक्वल टू 14/15, और कोशिएंट लिखा है 35/24। तो कोशिएंट आपको हो गया x/y इक्वल टू x/y आपको हो गया 35/24। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन जो पहले मैंने बताया था उसको इक्वेशन 1 ले लेना, और जो बाद में अभी मैं बता रहा हूँ x/y कोशिएंट प्रोडक्ट को इक्वेशन 1 ले लेना है, और दोनों का कोशिएंट को इक्वेशन 2 ले लेना है। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो उसके बाद आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करिएगा तो x² इक्वल टू समथिंग आएगा, तो सॉल्व करिएगा तो आपका x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा। तो इसमें जो वैल्यू ज़्यादा है उसको बताना है, तो सॉल्व करिएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो इसका मुझे लगता है आंसर 7/6 आना चाहिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे करिएगा तो आराम से आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/6। ये तो क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इजी है, इसको तो कोई भी कर लेगा। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, प्रेजेंट एज को मान लिया फादर का f, सन का s, f प्लस एज इक्वल टू 60। 6 ईयर एगो फादर से एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो के बारे में बोल रहा है। तो 5 ईयर्स एगो, अभी का 5 ईयर्स एगो फादर का क्या एज होगा, फादर का एज होगा f माइनस 5, और सन का 5 ईयर पहले क्या एज होगा s माइनस 5। तो 6 ईयर एगो, सॉरी 6 ईयर एगो पूछा है, तो 6 ईयर एगो s माइनस 6, और फादर का एज होगा f माइनस 6, और सन का एज होगा x माइनस 6, वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो f माइनस 6 फादर का एज से 6 साल पहले इक्वल्स टू s माइनस 6 इंटू 5, मतलब 5 टाइम है, 5 टाइम था 6 साल पहले। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहीं पे नहीं आंसर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो तुरंत भर में आंसर आपको 14 आ जाएगा। तो 14 आंसर नहीं होगा, ये कन्फ्यूज जल्दी में बच्चे क्या करते हैं फट से 14 पे लगा देंगे, तो गलत है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 6 ईयर सन एज विल बी, सन्स एज विल बी, तो 6 साल के बाद सन का क्या एज होगा। तो 6 साल बाद जितना x का वैल्यू आएगा उसमें 6 ऐड करेंगे तो आंसर 20 आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये तो इजी है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 35। अरिथमेटिक मीन 75 नंबर जो है उसका अरिथमेटिक मीन 35 है। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5 देन मीन ऑफ न्यू नंबर्स, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ठीक है ना। तो जितना से नंबर इंक्रीज होता है, हर एक नंबर जितना से इंक्रीज होता है तो मीन भी उतना ही से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले मीन था आपको 35, तो हर एक नंबर 5 से इंक्रीज हुआ तो उसका मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, एक तरह से ट्रिक ही इसको बोल सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 40 मार सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठे होंगे, ठीक है ना। तो पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि एक दूध वाले ने बर्तन से दूध को 20% पानी से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार होती है तीसरे ऑपरेशन के अंत में। मतलब क्या होता है कि एक कोई बर्तन है उसमें से दूध रखा हुआ है, ठीक है। उसमें 20% बर्तन के दूध को 20% पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। तो 20% उसमें से दूध को निकाल के पानी उसमें ये कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया 3 बार होती है। तो तीसरे ऑपरेशन के अंत में दूध क्या होगा, माने दूध का कितना पार्ट बचा हुआ है। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट सा फार्मूला है, आप उसको डिटेल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में एक फार्मूला, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते ही रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है
फॉर्मूला क्या है, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। फिर से फॉर्मूला बोल देता हूँ, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो थी वो है x, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 100 लीटर की मिल्क थी, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 1 माइनस वाई, वाई मतलब रिप्लेस्ड वाटर इन प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोसेस में जितना रिप्लेस्ड किया गया है वाटर, तो y यहाँ पे 20% हो गया क्योंकि एक बार में 20% वाटर को रिप्लेस किया गया है। तो y यहाँ पे हो गया 20%, और x तो मैंने बता ही दिया, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जितनी मिल्क थी, तो 100 हमने माना था, तो 100। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें ये फार्मूला लगाना है, x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। n क्या हो गया, n माने नंबर ऑफ टाइम जितना बार ये प्रोसेस को रिपीट किया गया है, n आपको हो गया नंबर ऑफ टाइम जितना बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 ब्रैकेट में 1 माइनस 20 बाई 100 का पावर 3, माने 3 बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 51.2%। 20 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको दूसरों से थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको कर लेते हैं और माने नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा माने जनरल क्वेश्चन से थोड़ा सा ये है, तो अगर आप इसको कर देते हैं तो आप कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं, ठीक है। यही सब स्ट्रेटजी भी आपको एग्ज़ाम के लिए रखना है, तैयार रखना है, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। पीटर अर्न 40% मोर देन अल्बर्ट, अल्बर्ट अर्न 20% लेस देन माइकल, पीटर अर्न मोर देन माइकल भाई। मैंने इसका मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीटर, ऐसे क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पीटर अर्न 40% मोर देन अल्बर्ट, अल्बर्ट से 40% ज़्यादा पीटर अर्न किया है, तो ठीक है। और अल्बर्ट अर्न 20% लेस देन माइकल। देखिए अल्बर्ट दोनों में कॉमन है, तो अल्बर्ट को बेस मानते हैं। तो ये मानते हैं कि अल्बर्ट 100 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो पीटर 40% मोर अर्न करेगा, तो पीटर 40% मोर अर्न करेगा तो 140 अर्न करेगा, ठीक है। पीटर 140 अर्न किया, अल्बर्ट 100 अर्न किया। फिर लिखा है कि अल्बर्ट अर्न 20% लेस देन माइकल, ठीक है, 20% लेस देन माइकल, माइकल से 20% लेस अर्न कर रहा है। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक मैंने क्वेश्चन मैंने करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो माइकल का मान लीजिए अर्निंग है m, तो इससे 20% लेस अल्बर्ट कर रहा है। तो m माइनस एम इंटू 20/100 इक्वल टू 100। 100 अल्बर्ट का हमने पहले ही मान लिया है, तो m माइनस एम इंटू 20/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, m माइनस 0.02 m इक्वल टू 100। तो m का वैल्यू आ जाएगा 128, माने माइकल 125। माइकल 125 अर्न कर रहा है, पीटर आपको 140 अर्न कर रहा है, और अल्बर्ट 100 अर्न कर रहा है। तो जो इसमें पूछ रहा है कि ये पीटर माइकल से कितना ज़्यादा कर रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पीटर और माइकल का डिफरेंस हो गया 15/125 इंटू 100। तो इसको आप करिएगा तो हमको लगता है 12% आएगा। इसको आप करके देखिएगा, 4 12 15, हाँ 12% इसका आंसर सही है, 12% इसका आंसर 21 का। आपको बी हो जाएगा 12%। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 60 एंड 75। ये तो आप आराम से 60 और 75 के बीच में जो आपको प्राइम नंबर हैं, जैसे 61 हो गया, 67 हो गया, 71 73, ये सबको सम करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23, इनकम ऑफ अ कंपनी डबल्स आफ्टर एवरी 1 ईयर। इफ़ द इनिशियल इनकम वाज 4 लाख, इनकम आफ्टर 5 ईयर्स शुड बी। एक कंपनी का इनकम हर एक साल के बाद डबल हो जाता है। तो अगर इनिशियल में 4 लाख है तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो ठीक है। तो पहला ईयर आपको हो गया 5 साल में 4 लाख, एक साल बाद आपको 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 साल के अंदर में आपको 8 लाख हो गया। फिर 2 के बाद तीसरा साल आपको हो गया 8 का दूना 16, हर एक साल में 2 गुना हो जाता है।
फिर चौथे साल में हो जाएगा 16 दूना 32 और 5वें साल में 32 दूना 64। तो इसका आंसर होगा 64, 23 का 64। देखिए 24 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 25। तो मान लेते हैं कि नंबर आपको था x, ठीक है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसके जगह पे वो 52 को मैंने नंबर को आगे पीछे कर दिया, तो लेटर्स को मैंने नंबर्स को 25 को 52 कर दिया। तो उतना करने से उसको मैंने डिफरेंस कितना आ गया, 324 का डिफरेंस आ गया। तो जैसे x मान लेते हैं नंबर x था, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करना था, वो 52 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। तो कितना ज़्यादा हो गया, 52 से मल्टीप्लाई करने पे ओबियसली नंबर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो x इंटू 52 माइनस x इंटू 25 को करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 324। तो इसको सॉल्व करिएगा, x इंटू 55 माइनस 24 27 आ जाएगा। x इंटू 27 इक्वल टू 324 आएगा। तो x इक्वल टू आपको आ जाएगा 12। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आप 24 का डी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या है, 25 है, इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, आपको कॉपी पेन चाहिए, ठीक है ना। इसको आप खुद से कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, अगर नहीं होता है तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर को अभी हम छोड़ देते हैं। इसको आप कमेंट में इसका बताइएगा आंसर कौन सा होगा 25 का। 26 ये अब जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 26 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट पराक्रम दिवस, इट इज़ द बर्थडे ऑफ। तो देखिए पराक्रम दिवस किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, तो चलिए पराक्रम दिवस आपको मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर। तो 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में। तो 23 जनवरी को हर एक साल के 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो 26 का हो गया 20 सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स इंडिया ओन इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, तो इसका देखिए, इसका सही आंसर हो गया 7। टोक्यो ओलंपिक गेम्स आपको टोक्यो में 2020 में होने वाले थे, ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण उसको 2021 में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसमें इंडिया टोटल 7 मेडल जीता था, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज था। तो देखिए 1 गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा जी ने 1 गोल्ड जीता था। तो वो क्या है, नीरज चोपड़ा एक जैवलिन थ्रोअर हैं, उनका क्या रिकॉर्ड था, 79.94 मीटर उन्होंने जैवलिन मैंने भाला फेंक में उन्होंने 79.94 मीटर दूर भाला को फेंक कर उन्होंने ये गोल्ड मेडल अचीव किया था, ठीक है। तो 27 का हो गया ऑप्शन सी 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये सब आपको करंट से क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नवंबर 2021 को हुआ था पेपर। तो ये देखिए, ये भी आपको 28 नंबर वर्ल्ड योगा डे का थीम पूछा है। 2021 वर्ल्ड योगा डे का थीम क्या था। तो वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड योगा डे आपको मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून हर एक साल के 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। और 2021 का योगा डे का थीम क्या था आपको, योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस 2021 का थीम था, ठीक है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड। तो क्वाड क्या होता है, क्वाड एक 4 देशों का समूह है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस का, ये चारों का एक समूह है, ठीक है ना। तो ये इनका डायलॉग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपको 2007 में, ठीक है। इनको ये भी बोला जाता है, QSD भी शॉर्ट में बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये डायलॉग 2007 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ये 4 कंट्री क्वाड के अंदर आते हैं। इसमें कौन सा नहीं है, देखिए इसमें आपको चाइना नहीं होगा, इंडिया तो होगा क्वाड का, जापान होगा, अमेरिका होगा, और चौथा इसमें जो नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है ना। तो इसका 29 का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन क्या है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सब इसको आराम से बना सकते हैं। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद, तो इसका पहले का क्या नाम था? तो इसका पहले का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज करके हमारे हॉकी के प्लेयर, हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा। 6 अगस्त 2021 से इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, 30 का हो गया आंसर बी। अब देखिए 31, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इनिशिएटेड। हाँ, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इनिशिएटेड इन, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपको 24 जुलाई 1991 में आपको शुरू की गई थी। ठीक है ना, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे माननीय मनमोहन सिंह सर। माननीय मनमोहन सिंह सर ने, उनको फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है। 1991 से स्टार्ट हुई थी, 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। तो इसका हो जाएगा 31 का बी, 1991। ठीक है, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या आते हैं? मनी लेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में ये तीनों आते हैं। लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक्स ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट में नहीं आते हैं, तो इसका सही आंसर 32 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप वह क्रॉप होता है जो एक सिंगल क्रॉप को बहुत लार्ज स्केल पे, लार्ज एरिया पे प्लांट किया जाता है, माने उसका फार्मिंग किया जाता है, लार्ज एरिया पे फार्मिंग, इसको प्लांटेशन फार्मिंग भी बोलते हैं। तो सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया पे फार्मिंग किया जाता है, जैसे कि आप कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, या शुगर केन हो गया, कोकोआ हो गया, ये सब प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं। तो वीट, राइस, ये सब नॉन प्लांटेशन क्रॉप है, ये सब प्लांटेशन क्रॉप में नहीं आते हैं। तो 33 का हो गया सी। प्लांटेशन क्रॉप मीन्स कोई भी सिंगल क्रॉप जो लार्ज एरिया पे खेती की जाती है उसको प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। हाँ, एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, या अगर अच्छा लग रहा है तब भी बताइए, अगर ख़राब लग रहा है तब भी, या क्या मुझे सुधार करने की ज़रूरत है वो भी ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकूं कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। ठीक है, आप जैसा बताइएगा या जिस तरह से बताइएगा मैं उस तरह से वीडियो लेके आऊँगा। और एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा कि जितने मैं अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। मैं अभी लास्ट के 5 ईयर के लगभग सारे IITs और NITs का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आप एक बार देख लीजिएगा, 5-10 पेपर्स को देख लीजिएगा, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत टफ भी क्वेश्चन नहीं रहता है, और लगभग मीडियम उसको बोल सकते हैं, बहुत ईजी भी नहीं रहता है। तो आप इस तरह से तैयारी करिएगा तो बिल्कुल आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन परमानेंटली मिलता रहे। ठीक है ना, तो अब देखिए, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है 34 नंबर। इन इंडियाज़ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दोज सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन। तो देखिए, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को स्टेट भी उसको कंकरेंट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, हाँ, 36 का हो जाएगा सांची का स्तूप अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी BC में किया हुआ था। ठीक है ना, कमीशन किया गया था। ठीक है, 36 हो गया, सॉरी 36 था ये। 37, हु वाज महात्मा गांधी पॉलिटिकल मेंटर इन इंडिया? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। 1912 में महात्मा गांधी के इनविटेशन पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने साउथ अफ्रीका भ्रमण किया था।
तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 37 का आंसर होगा बी। ठीक है। 38 द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपको है महेंद्रगिरी, जो है पीक ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर है। ये महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा में है। ठीक है। 38 का आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, तो ये 39 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। माने सिंगल क्रॉप लार्ज एरिया पे ग्रोन किया जाता है, तो उसको कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कौन सा मेथड बोला जाता है? तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन फार्मिंग। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, तो हमने बात किया था कि एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया पे फार्मिंग किया जाता है, तो उसको प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर बताया जाता है कि बोला जाता है। जैसे आपको हो गया शुगर केन की फार्मिंग हो गई, रबड़ की फार्मिंग हो गई, या कोकोआ की फार्मिंग हो गई, टी की फार्मिंग हो गई, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। तो 39 का आपको आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 40 क्वेश्चन में आते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंचायत इज रिजर्व फॉर। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पंचायत के सीट किसके लिए रिजर्व होते हैं? तो वो वुमेन के लिए होते हैं। 243 डी जो है आपको सेक्शन, उसके अनुसार 1/3 सीट्स वुमेन का रिजर्व होता है पंचायत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पाया गया था? तो ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको इसका बना था, ये आपको 1 जनवरी 1995। उससे पहले इसका नाम था GATT, गैट इसका नाम था। गैट मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये आपको बना था, मैंने इफेक्टिव था 1 जनवरी 1947 से। ठीक है। 1 जनवरी 1948 से, सॉरी 1 जनवरी 1947 से GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक इफेक्टिव था। फिर उसका 1995 1 जनवरी 1995 का इसका नाम बदल कर दिया गया, या इसका सक्सेसर हो गया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी फ़िलहाल कार्यरत है। 1 जनवरी 1995 से अभी कंटिन्यू है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया जीके का क्वेश्चन। अब चलिए 41 में आते हैं। ये सब अब हमको लगता है कंप्यूटर का पेपर आ गया है, तो कंप्यूटर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। 42, तो 41 का आपको हो गया सी। WTO GATT से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम किया हुआ था, सक्सेसर WTO बना था। 42 है द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माने डेस्कटॉप में आप देखते हैं कि एक लॉन्ग हॉरिजेंटल विंडोज रहता है नीचे डेस्कटॉप में लेफ्ट साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। तो इसका आंसर 42 का होगा टास्क बार। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लोगो प्लस एल शॉर्टकट इज कॉम्बिनेशन यूज फॉर। विंडोज प्लस एल शॉर्टकट होता है कीबोर्ड को लॉक करने के लिए। ठीक है ना, टू लॉक द कीबोर्ड या टू लॉक द डिवाइस। विंडोज प्लस एल हो गया लॉक द डिवाइस। ठीक है। अब देखिए 44 क्वेश्चन में क्या है। 44 है आपको Which of the device is required in computer to store data permanently। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क आपको होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको 44 का सी। अब चलिए 45 में चलते हैं। 45 क्या है आपको? 45 में है आपको व्हाट डज फाइल कंटेन्स इफ इट हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जिप फाइल। व्हाट डज अ फाइल कंटेन इफ इट हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जिप फाइल। तो इसका आंसर होगा आपको, देखिए जिप फाइल किस चीज़ को बोलते हैं? जिप फाइल एक सिंगल फाइल होता है जो कि एक से ज़्यादा कंप्रेस्ड फाइल को रखता है। ठीक है। एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। वो कंप्रेस्ड फाइल का कॉम्बिनेशन होता है जिप फाइल। ठीक है ना, तो उसको जिप फाइल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा डी। ठीक है ना, कंप्रेस्ड फाइल या फोल्डर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जिप फाइल होता है। तो इसको 45 का डी। ठीक है। 46 ए होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाई इट्स
आईपी एड्रेस, इसका 46 कर दी। कोई भी एक होस्ट है इंटरनेट पे, दूसरा होस्ट को कैसे फाइंड करता है? आईपी एड्रेस के थ्रू। एक होस्ट दूसरे होस्ट को इंटरनेट पे आईपी एड्रेस के थ्रू फाइंड करता है, ठीक है। अब 47 हो गया। विच टूल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड टू क्विकली अप्लाई द स्टाइल ऑफ वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अदर। मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट में एक पार्ट पर जो स्टाइलिंग किया गया है, जैसे कि कोई भी हम लेटर है, ठीक है ना, उसको हमने कलर दे दिया, एक कलर दे दिया, उसका एक फॉन्ट चेंज कर दिया, उसका एक कोई दूसरा साइज दे दिया, ठीक है। वही हम दूसरा या पूरा डॉक्यूमेंट में या कोई अलग पार्ट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा क्विक बहुत जल्दी से करना है। वैसे डायरेक्ट एक एक करके नहीं करना है कि एक बार हमने फॉन्ट चेंज किया, एक बार कलर दिया, ऐसे नहीं करना है। डायरेक्ट उस पर जो अप्लाई है फॉर्मेटिंग, वही हमें एक दूसरे फाइल पे करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट पेंटर आता है, उससे डायरेक्ट आपको एक पार्ट डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्विकली उसका जो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। तो उसका 47 का हो गया सी, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। 47 तक हो गया। अब देखिए 48 में यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग का है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लगभग आपको 40 मिनट्स की हो चुकी है, आप भी बोर हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ नहीं है, तो इसको करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। तो और आज वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जितना आज मैंने डिस्कस किया है। तो अगर जो भी नहीं आया होगा कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा तो उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। और ये जो हमारा सीरीज़ है उसमें IIT NIT का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें सारे पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। और आज ये पार्ट 1 था, इसके बाद सेक्शन 2 है, ठीक है ना। सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 था, इसमें 50 क्वेश्चन है। अगला सेक्शन 2 पार्ट 2 में आएगा। तो IIT रुड़की का ये पेपर था, 2021 14 नवंबर को पेपर हुआ था, उसका प्रीलिम्स का पेपर था जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ सूरज शुक्ला, मैं रिसेंटली सिलेक्टेड हुआ हूँ IIT ISM धनबाद के जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।